दोस्तों, एक तरफ तुर्की भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में कूद रहा है, बांग्लादेश के अंदर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल से अपनी लड़ाई में भी भारत को घसीट रहा है। इन सबसे अलग हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट विमान तुर्की से पाकिस्तान पहुंचे हैं और उसमें ड्रोन्स और डिफेंस सिस्टम्स के इक्विपमेंट हो सकते हैं। वहीं अब तुर्की से कार्गो शिप्स भी लगातार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जो कि दिखाता है कि पाकिस्तान एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। जानते हैं तुर्की से सामने आई इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में। सोचिए, इजराइल और तुर्की के बीच तनाव बढ़ रहा है, विवाद सीरिया को लेकर है, लेकिन अचानक इस पूरी कहानी में भारत का नाम भी तेजी से सामने आने लगता है। टर्किश मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दोगन और इजरायली लीडरशिप के साथ दिखाया जा रहा है। सवाल है कि आखिर भारत को इजराइल तुर्की के इस विवाद से जोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या वाकई भारत किसी एंटी टर्की स्ट्रेटेजिक ग्रुप का हिस्सा बन रहा है, या फिर ये सिर्फ तुर्की की बढ़ती स्ट्रेटेजिक चिंता है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले सीरिया को समझना जरूरी है। इजराइल और तुर्की के बीच तनाव हाल के समय में काफी ज्यादा बढ़ा है। इसकी एक बड़ी वजह सीरिया में दोनों देशों के बढ़ते स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। 18 अगस्त को इजराइल ने नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया में अबू अल दोहर एयरबेस पर स्ट्राइक की। इजराइल का कहना था कि यह एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि उसे आशंका थी कि तुर्की इस एयरबेस पर अपने मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा सकता है। तुर्की ने इन आरोपों को खारिज किया और इजरायली एक्शन की आलोचना की। यानी अब सीरिया सिर्फ सीरिया का मामला नहीं रह गया, यहाँ इजराइल और तुर्की दोनों अपने अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लेकर काफी एक्टिव है। तुर्की सीरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, जबकि इजराइल नहीं चाहता कि उसकी बॉर्डर्स के करीब कोई ऐसी मिलिट्री पावर्स मौजूद हो जिससे भविष्य में उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो सके। इसी वजह से दोनों देशों के बीच सीरिया को लेकर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। स्थिति इतनी सीरियस हुई है कि यूनाइटेड स्टेट्स को इजराइल, तुर्की और सीरिया के बीच एक डीकॉन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करनी पड़ी, ताकि इन देशों की मिलिट्री एक्टिविटीज एक दूसरे से सीधे क्लैश ना करे। यही बैकग्राउंड है। टर्किश मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स भारत को भी इस पूरी स्ट्रेटेजिक पिक्चर में जोड़ रही है। तुर्की की चिंता यह है कि इजराइल के साथ उसके पुराने डिसएग्रीमेंट्स के अलावा ग्रीस, साइप्रस और यूएई जैसे देशों के साथ भी उसके कई स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस हैं। वहीं भारत के इजराइल और ग्रीस दोनों के साथ रिलेशंस लगातार मजबूत हुए हैं। इसी वजह से कुछ टर्किश मीडिया नैरेटिव्स में एक ऐसे पॉसिबल ग्रुप की तस्वीर पेश की जा रही है जिसमें इजराइल, ग्रीस, साइप्रस, यूएई और भारत जैसे देश शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। किसी देश के साथ डिफेंस कॉपरेशन होना और किसी फॉर्मल मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। भारत के इजराइल के साथ काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशन है। इजराइल भारत को कई तरह के डिफेंस सिस्टम, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इक्विपमेंट उपलब्ध कराता है। वहीं भारत और ग्रीस के बीच भी डिफेंस कॉपरेशन तेजी से बढ़ा है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस डिस्कशन और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन देखने को मिला है। लेकिन इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि भारत तुर्की के खिलाफ किसी मिलिट्री कैंपेन का हिस्सा बन रहा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी रहा है। इसका मतलब है कि न्यू दिल्ली किसी एक कैंप में पूरी तरह जाकर अपनी फॉरेन पॉलिसी को दूसरे देश के खिलाफ नहीं चलाता। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग देशों के साथ अलग अलग पार्टनरशिप बनाता है। इसीलिए एक तरफ भारत इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशन रखता है, तो दूसरी तरफ भारत के अरब कंट्रीज के साथ भी मजबूत रिलेशंस हैं। यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ भारत इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन लगातार बढ़ा रहा है। ईरान के साथ भी भारत के अपने अलग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। यानी भारत की फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ एक सिंपल इक्वेशन में समझना काफी मुश्किल है। यही वजह है कि अगर टर्किश मीडिया भारत की इजराइल के साथ पार्टनरशिप या ग्रीस के साथ डिफेंस कॉपरेशन को सीधे तुर्की के खिलाफ एक इमर्जिंग अलायंस के रूप में दिखाता है, तो ये काफी बड़ा कंक्लूजन होगा। हालांकि तुर्की की चिंता को पूरी तरह इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। अंकारा की नजर से देखे तो सिचुएशन बदल रही है। सीरिया में असद रेजिम के खत्म होने के बाद तुर्की वहां एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनकर सामने आया है। तुर्की सीरिया की नई पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ अपने रिलेशंस मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल सीरिया में किसी भी ऐसी मिलिट्री डेवलपमेंट को लेकर कॉशियस है और उसके लिए फ्यूचर सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन सकती है। इसके अलावा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भी तुर्की के ग्रीस और साइप्रस के साथ लंबे समय से स्ट्रेटेजिक
स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस रहे हैं। ऐसे में जब इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के बीच कोऑपरेशन बढ़ता है और उसी समय भारत के इन देशों के साथ रिलेशंस मजबूत होते हैं तो तुर्की से अपने बॉर्डर स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के नजरिए से देख सकता है। लेकिन यहाँ भी भारत का प्रोस्पेक्टिव अलग है। भारत का प्राइमरी फोकस मेडिटेरेनियन में तुर्की के खिलाफ कोई कन्फ्रंटेशन शुरू करना नहीं है। भारत के सामने अपने इमीडिएट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज है। इनमें इंडियन ओशन में सिक्योरिटी, चाइना से जुड़ी चैलेंजेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल ट्रेड रूट्स और मेजर पावर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए रखना शामिल है। ऐसे में भारत के लिए इजराइल तुर्की मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में सीधे शामिल होने का कोई ऑब्वियस फायदा दिखाई नहीं देता। उल्टा ऐसा कदम भारत के लिए अननेसेसरी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट पैदा कर सकता है। इसीलिए टर्किश मीडिया में भारत को इस विवाद के बीच जानबूझ के दिखाया जाना ज्यादा इस बात को बताता है कि तुर्की अपने आसपास बदलते स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को किस नजर से देख रहा है। अंकारा को यह महसूस हो सकता है कि इजराइल के साथ ग्रीस, साइप्रस, यूएई, दूसरे देशों के बढ़ते रिलेशंस आने वाले समय में तुर्की के लिए चैलेंजेस बन सकते हैं। इसी कैलकुलेशन में भारत का नाम भी जोड़ा जा रहा है। भारत के लिए फिलहाल सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखे, इजराइल और ग्रीस के साथ अपने रिलेशंस को अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ाएं और तुर्की के साथ भी अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन से बचे, क्योंकि भारत को किसी दूसरे देश की राइवलरी में अपना पक्ष चुनने की जरूरत नहीं है। न्यू दिल्ली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और हर पार्टनरशिप का इस्तेमाल भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत करने के लिए करना। हालांकि अगर पाकिस्तान की मदद तुर्की लगातार इसी तरह से करता रहा और वहां पर हथियार वगैरह पहुंचाता रहा तो भारत के लिए ये काफी आसान रहेगा कि ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करना और खुलकर तुर्की के खिलाफ आना। खैर, दूसरी ओर जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि 19 से 21 अगस्त के बीच तुर्की के कई C-130 हरकुलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के दो इंपोर्टेंट एयरबेसिस पर लगातार आते जाते देखे गए। इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक इन एयरक्राफ्ट की मूवमेंट सामान्य एक्टिविटी से अलग और काफी ज्यादा थी। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर तुर्की के ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स पाकिस्तान क्या लेकर पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्किश एयरफोर्स के C-130 एयरक्राफ्ट ने इन 3 दिनों के दौरान टर्की और पाकिस्तान के बीच कई शॉटीज की। इनकी एक्टिविटीज रावलपिंडी के पास स्थित नूर खान एयरबेसिस और कराची के मसरूर एयरबेस पर देखी गई। इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है कि एयरक्राफ्ट की फ्रिक्वेंसी और मूवमेंट पैटर्न अनयूजुअल था, जिसकी वजह से इस पूरे मामले पर नजर बढ़ गई। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इन टर्किश मिलिट्री फ्लाइट्स के जरिए पाकिस्तान को ड्रोन्स और उनसे जुड़े इक्विपमेंट की एक बड़ी कंसाइनमेंट मिल सकती है। कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स में यह भी दावा किया गया है कि ड्रोन सिस्टम के साथ पाकिस्तान को एक HQ सीरीज एयर डिफेंस सिस्टम भी मिला हो सकता है। हालांकि इस तरह की सेंसिटिव मिलिट्री ट्रांसफर्स की पूरी डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान पिछले कुछ समय से अपनी ड्रोन कैपेबिलिटीज को तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री अब सिर्फ ट्रेडिशनल फाइटर जेट्स और मिसाइल्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। उसका फोकस लॉन्ग एंडुरेंस यूएवीज, आर्म ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशन जैसे अनमैन्ड सिस्टम पर भी बढ़ रहा है। तुर्की इस प्रोसेस में पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर बनकर सामने आया है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन पहले से काफी ज्यादा मजबूत है। तुर्की ने पाकिस्तान को बैरक्टर TB2 जैसे एडवांस आर्म ड्रोन्स भी उपलब्ध कराए हैं। TB2 एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस टैक्टिकल ड्रोन है जिसे सर्विलेंस के साथ साथ प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बैरक्टर TB2 को इंटरनेशनल लेवल पर काफी अटेंशन मिला था जब यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान इसका इस्तेमाल रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट के खिलाफ किया गया था। इसके बाद तुर्की के ड्रोन्स की ग्लोबल डिमांड और रेपुटेशन दोनों काफी बढ़े। पाकिस्तान पहले भी टर्किश ड्रोन की इस्तेमाल अपने वेस्टर्न बॉर्डर सर्विलेंस और सिक्योरिटी ऑपरेशन में करता रहा है। अब इस्लामाबाद अपनी अनमैन्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को और बड़ा करना चाहता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स कंपैरेटिवली कम कॉस्ट पर लगातार सर्विलेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे सकते हैं। पाकिस्तान के लिए जरूरत आर्थिक चैलेंजेस के बीच और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रेडिशनल मिलिट्री प्लेटफॉर्म खरीदना काफी एक्सपेंसिव होता है, जबकि ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशंस को बड़ी संख्या में डिप्लॉय करना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है। बताया जा रहा है कि इन एक्विजिशंस को तुर्की और सऊदी अरेबिया से जुड़े एग्जिस्टिंग डिफेंस कोऑपरेशन अरेंजमेंट के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और प्रोक्योरमेंट पर काफी फोकस किया जा रहा है।
है। अब टर्की C-130 एयरक्राफ्ट की लगातार पाकिस्तान में मौजूदगी ने इस पूरी कहानी को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। अगर इन फ्लाइट्स के जरिए बड़े स्केल पर ड्रोन्स, एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स या दूसरे मिलिट्री सिस्टम ट्रांसफर किए गए हैं तो ये पाकिस्तान की अनमैन्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हो सकता है। इसका असर सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी तक सीमित नहीं रहेगा। भारत के लिए भी पाकिस्तान की बढ़ती ड्रोन कैपेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न है, खासकर बॉर्डर सर्विलेंस, इनफिल्ट्रेशन और प्रिसीजन अटैक्स के लिहाज से। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, टर्किश एयरक्राफ्ट वास्तव में पाकिस्तान के लिए कौन कौन से मिलिट्री सिस्टम लेकर आए थे। खबर ये भी है, तुर्की से कई शिप्स भी पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। साफ है, तुर्की खुलकर इस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में अब समय आ गया है कि भारत, टर्किश मीडिया का जो सबसे बड़ा डर है कि भारत इजराइल और ग्रीस साइप्रस के साथ खड़ा होगा और तुर्की की घेराबंदी करेगा, इस डर को भारत को हकीकत में बदलना शुरू कर देना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।